विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नाउ एक छोटे से पॉइंट में आप लोग एक लाइन लिखोगे जिससे हम लोग आज के सेशन को एक मजेदार सेशन बना सके। लाइक आपकी नजर में हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर चेंजेस इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस और नो। लाइक आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, आप लोग क्या सोचते हो? संविधान में चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं है? मतलब जरूरी है या नहीं है? बताइए जल्दी से। व्हाट डू यू थिंक? द चेंजेस आर इंपॉर्टेंट और नॉट? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सर चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, चेंजेस जरूरी हैं। देखो चेंज हमेशा टाइम के साथ होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि किस समय किस चीज की जरूरत है। तो नीड इज वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, एंड वन ऑफ द थिंग इज डिमांड। नीड एक चीज है और डिमांड एक चीज है, ठीक है? चेंजेस या तो किसी नीड की वजह से आएंगे या किसी डिमांड की वजह से आएंगे। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमारे संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए जिन्होंने असलियत में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, उसको फॉर बेटरमेंट हम लोगों के लिए पेश किया है। अब कुछ चेंजेस जो हैं हमारे संविधान के, उन्होंने हमारे एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर को या एग्जीक्यूटिव्स की पावर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट लेकर आए हैं। कुछ चेंजेस लेजिस्लेचर के इंपैक्ट पे ज्यादा चेंजेस लेकर आए हैं। कुछ चेंजेस जुडिशरी की पावर को लेकर भी चेंजेस लेकर आए हैं। बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश में अलग पावर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पावर डिफाइनिंग चेंजेस हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पावर को ब्रीच कर रहा है तो वो चीजें गलत हैं। तो हम लोग एक एक करके जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। यहां पर जो चीजें एग्जाम रेलिवेंट हैं, मतलब जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में आपको कोट करनी है, सिर्फ वही चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि चेंजेस आप लोगों को बिल्कुल सारे पढ़ने हैं, नहीं। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ सकते हैं, हम लोग सिर्फ वही वाले चेंजेस आज डिस्कशन में लेने वाले हैं। चलिए, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। क्या किया इस अमेंडमेंट ने? इसने स्टेट को एम्पावर्ड किया। स्टेट मतलब स्टेट यहां पर इंडिया को रेफर किया जा रहा है। इट एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। हमारे देश का पहला अमेंडमेंट का मेन मकसद यह था कि सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ चीजें इंट्रोड्यूस किया जाए, और इसी के ही अंदर दे एडेड द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर एड ऑन किया गया। मेन मकसद क्या था? जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी चीजें थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारी जमीनें, हमारी लैंड। तो 9th शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो अन्य लॉ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आया। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसने 3 ग्राउंड्स ऐड किए रेस्ट्रिक्शंस के ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आर्टिकल नंबर 19 अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन ए के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, आर्टिकल नंबर 19 अंडर क्लॉज 2 के अंदर देयर आर सम स्टेट रेस्ट्रिक्शंस आल्सो, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। कि आर्टिकल 19(1) के अंदर जो भी आपको फ्रीडम दी गई हैं, ये उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। उनके अंदर 3 और ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऐड ऑन किए गए थे, जो कि है पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें ऐड ऑन की गई। और यहां पर
रीजनेबल, और बोला गया दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दे आर रीजनेबल एंड जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर क्या है कि यू कैन अप्रोच जुडिशियरी, यू कैन अप्रोच जुडिशियरी। यहां पे प्रोवाइड किया गया दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट टू ट्रेड और बिजनेस। कि अगर यहां पर स्टेट ट्रेडिंग या कोई भी चीजों की नेशनलाइजेशन किया जा रहा है, किसी भी बिजनेस का, किसी भी चीज का, वो इनवैलिड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस। तो मेनली हमारे जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके अंदर आप में से आकर लोगों ने यही याद किया हुआ है कि शेड्यूल 9 आया, शेड्यूल 9 के साथ साथ भी और दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट एड ऑन की गई थी। कौन कौन सी? 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रेस्ट्रिक्शंस के रूप में, जो कि आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 2 के अंदर आई थी। इसके साथ साथ provided that state trading and nationalization of any trade or business by the state is not to be invalid on the ground of violation of the right to trade or business। क्या था? ये हमारा आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। नाउ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। 9th शेड्यूल हमारे लिए जरूरी है। इस शेड्यूल के अंदर दिस शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। क्या है इस शेड्यूल के अंदर? कुछ लॉज हैं, कुछ सेंट्रल लॉज भी हैं और कुछ स्टेट लॉज भी हैं। अब यहां से एक सवाल निकल सकता है कि 9th शेड्यूल ओनली कंटेन्स द सेंट्रल लॉ, जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है। इट कंटेन्स अदर लॉज ऑल्सो विच आर द स्टेट लॉज। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट ने यहां पर 13 लॉज को ऐड ऑन किया, 13 लॉज को ऐड ऑन किया। और करेंटली अगर आप लोग बात करोगे तो अराउंड 287 284 है यहां पे। इसने एक नया आर्टिकल क्रिएट किया, आर्टिकल 31B। एक नया आर्टिकल आया, द आर्टिकल 31B, विच अलॉन्ग विद आर्टिकल 31A वाज बॉट इन बाय द गवर्नमेंट, जिससे प्रोटेक्ट किए जा सके हमारे देश में जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे और देश के अंदर से जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया जा सके। देश के एग्रेरियन जो रिफॉर्म्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और देश के अंदर जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 31B अलोंगसाइड विद आर्टिकल 31A को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 31A एक्सटेंड्स द प्रोटेक्शन टू क्लासेस ऑफ लॉज। आर्टिकल 31B शील्ड्स स्पेसिफिक लॉज और इनेक्टमेंट। तो ये क्या हुआ? 9th शेड्यूल के अंदर आया। ज्यादातर जो लॉज हैं जो शेड्यूल के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर या लैंड इश्यूज वाले सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। आर्टिकल 31B ऑल्सो हैज एन रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस दिन से कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट इंट्रोड्यूस होता है उसकी पिछली डेट से भी वो एप्लीकेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। So Article 31B also has a retrospective operation, which means that कि जो लॉ जो इंसर्ट किए गए हैं 9th शेड्यूल के अंदर, after they are declared unconstitutional, they are considered to have been in the schedule since their commencement, इसलिए वो हमेशा वैलिड माने जाएंगे। इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता था। Although Article 31B includes judicial review, the apex court has said in the past that even laws under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violate the fundamental rights or if they violate the important structure of our Indian Constitution। ठीक है, क्लियर? केशवानंद भारती केस के बाद उसकी जो दिन थी, उसके बाद से जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया था 9th शेड्यूल के अंदर। तो 9th शेड्यूल अभी करेंटली जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। आपके लिए एक सवाल, कौन सी डेट के बाद वाले लॉज जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आए? वो दिन क्या है?
ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो अप्रैल का महीने में आता है। ठीक है, ईयर आप लोगों को पता है, और इसके बाद के लॉज जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकते हैं। इसका मतलब अगर कहीं आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि 9th शेड्यूल इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू, इस तरीके की स्टेटमेंट आपकी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या हो गया, क्या सवाल है? हाँ जी, 24th ऑफ अप्रैल, वेरी गुड। 24 अप्रैल 1973, दिस इज द डेट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुरानी डेट से, पिछली डेट से। क्लियर? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुरानी डेट से, पिछली डेट से। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, हम लोग अपने अगले अमेंडमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट, द कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज फर्स्ट अमेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। इसने कुछ प्रोविजंस को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी संविधान में जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे, और ये जनरल लॉज और कुछ स्पेसिफिक स्टेट एक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई हुए, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 4th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्या बात की गई? इस एक्ट ने कंपेंसेशन के बारे में बात की। इस अमेंडमेंट में कंपेंसेशन के बारे में बात हुई। इट मेड द स्केल ऑफ कंपेंसेशन गिवन इन ल्यू ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट्स। बोला गया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है, देखो उस समय क्या है, देश में बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, ज्यादातर प्रॉपर्टीज प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही थी फॉर वेरियस नेशन बिल्डिंग पर्पस। फॉर वेरियस नेशन बिल्डिंग पर्पस हम लोग हमारे देश में जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्वायर कर रहे थे। इनको कोर्ट की स्क्रूटनी से बाहर रखा गया। सरकार आपको जो कंपेंसेशन का पैसा दे रही है, नीड टू एक्सेप्ट इट। मेन इसका मतलब वो था, स्टेट्स को ऑथराइज किया गया टू नेशनलाइज एनी ट्रेड। किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज किया जा सकता है। इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा हुआ है ना, और इसने भी कुछ एक्ट्स 9th शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। 4th में बस इतना ही हुआ। फिर आता है हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। इसने अबॉलिश किया, जिस तरीके से हमारे देश में ऑलरेडी हम लोग कैटेगराइज कर रहे थे हमारे देश के स्टेट्स को और यूटीज को, ए बी सी डी, इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवीजन किया गया था और रीऑर्गेनाइज किया गया था 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी के अंदर। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यूटी तक एक्सपेंड करने का जो श्रेय जाता है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट को जाता है। हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी उसको यूटीज तक एक्सटेंड किया गया। एक प्रोविजन आया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो आज जब हम लोग ये बात करते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास अभी भी, सारी स्टेट्स के पास हाई कोर्ट होनी चाहिए ऐसा संविधान में लिखा है, बट बहुत सारी हमारी ऐसी हैं जहां हाई कोर्ट्स जो कि एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन संभाल रही हैं। ठीक है, तो वो जो एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन संभाल रही हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन 7th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। यहां पर यह भी आया कि अपॉइंट किए जाएंगे एडिशनल या एक्टिंग जजेस इन दी हाई कोर्ट। तो जो एडिशनल जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के अंदर आ जाएंगे, ऐसा 7th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला। देखो हमारा जो संविधान था वो बार बार अमेंड किया गया टू इंप्लीमेंट द स्कीम ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबसे रीसेंट स्टेट हमारी कौन सी बनी है? सबसे रीसेंट स्टेट कौन सी बनी है? एंड विच इज द रीसेंट यूनियन टेरिटरी? रीसेंट यूटीज कौन से हैं और रीसेंट स्टेट कौन सी है? बताइए।
Telangana is the recent state, and UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, these are the two new union territories. It seeked amendment to certain provisions of constitution relating to the High Court and High Court judges, या executive power of the union and the state, और कुछ एंट्रीज यहां पर लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर भी आई. 11th अमेंडमेंट एक्ट. आज जो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज देखते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब उन लोगों का समूह जो कि इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखोगे. जो प्रोसीजर था वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, ठीक है, जो कि पहले जॉइंट मीटिंग होती थी दोनों हाउसेस की, उसकी जगह पर चेंज कर दिया गया. अभी आपके लिए कमेंट बॉक्स का सवाल है कि आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वेकेंसी इन द एप्रोप्रिएट इलेक्टोरल कॉलेज. ये कहते हुए कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, चाहे वो प्रेसिडेंट का है या वो वाइस प्रेसिडेंट का है, जो भी लोग इलेक्टोरल कॉलेज में होने चाहिए उनकी स्पेस में देयर इज अ वेकेंसी. वहां पर सारे लोग प्रेजेंट नहीं है, देयर इज अ वेकेंसी. तो वेकेंसी के आधार पर यहां पे जो इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. याद रखना इस पॉइंट को. यह पॉइंट कभी भी एक लाइन बन सकता है कि वेकेंसी अगर है किसके अंदर, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, उसकी वजह से यू कैन नॉट चैलेंज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. यू कैन नॉट चैलेंज इट. ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस. ठीक है, एक बात बताओ जल्दी से, एक छोटा सवाल है. यू नीड टू टेल मी दैट द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. स्टेटमेंट सही है या गलत है? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं? यस और नो, जल्दी से. प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो लोकसभा के अंदर अब एंग्लो इंडियंस नहीं है, ठीक है, राज्यसभा के, दे पार्टिसिपेट और नॉट? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जितने भी हैं सबको कमेंट करना है. देखो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा. यू नीड टू पार्टिसिपेट इन अ क्लास, तभी एक क्लास डिस्कशन बनती है, तभी वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी. नो, ओके. और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं या नहीं होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ये होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बताओ. वाइस प्रेसिडेंट के, हाँ जी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बारी. देखो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें एक शब्द लिखा होता है ALL, ऑल. ऑल मतलब सारे, सारे मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि लोकसभा और राज्यसभा के. ठीक है, एक और सवाल का जवाब दोगे. क्या अभी मतलब आज के प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू में जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको कोई सीट दी जाती है लोकसभा में? यस और नो. एक और सवाल, जल्दी से, जल्दी से बताओ, एंग्लो इंडियंस को दी जाती है कि नहीं दी जाती है? एंग्लो इंडियंस को सुपर फास्ट, जल्दी बताओगे तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे.
नहीं है, है ना, रिसेंटली हम लोगों ने एक अमेंडमेंट कर दिया। चलो 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 पुडुचेरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया। इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पुडुचेरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्रिएशन की शुरुआत 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के थ्रू हुई थी। 1962 वाले साल में कुछ और भी ऐसा हुआ था जिसने इंडिया के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, जल्दी बताओ। कोई एक ऐसा इवेंट हुआ हो 1962 ने जिसने इंडिया के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया? हाँ जी बताओ। 1962 इंडियन हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में? व्हाई दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट? चाइना, बिल्कुल, इंडो चाइना वॉर 1962। चलिए 1963 16th अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट को और एम्पावर किया जाता है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या राइट टू असेंबल पीसफुली है, या राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, उनके ऊपर और भी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। पहले हम लोगों ने इन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में कवर किया था, आपको याद होगा, पब्लिक ऑर्डर एंड ऑल। जब मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज 2 में हम लोगों ने चीजें ऐड ऑन करी, यहां पर एक और चीज आई और रेस्ट्रिक्शंस आए फॉर द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक कुछ और नई चीजें ऐड ऑन की गई दैट टॉक्ड अबाउट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, ये दो शब्द जो ओथ थी, अफर्मेशन थी, चाहे वो कंटेस्टेंट थे, लेजिस्लेचर के मेंबर थे, लेजिस्लेचर के जजेस थे और सीएजी ऑफ इंडिया थे, उनकी ओथ के अंदर भी ये दोनों शब्द इंक्लूड किए गए थे, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। अभी हमें एक चीज पता लग रही है कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस समय के साथ लगती गई। समय के साथ हम लोग ये सीखते गए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग एब्सोल्यूटली नहीं दे सकते, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। इसीलिए हम लोगों ने जैसे पब्लिक ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया, फॉरेन रिलेशंस को लेकर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, यहां पर हम लोगों ने सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वाले मुद्दे को इंक्लूड किया। तो इन चीजों को इंक्लूड करने का हमारा मेन मकसद ही यही था। क्लियर? ये हमारा मेन मकसद था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर हम लोग एब्सोल्यूटली एंजॉय करने देंगे तो इट विल क्रिएट अ chaotic सोसाइटी, एंड chaotic सोसाइटी इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इट अफर्म्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार जो कि हम सब लोगों को मिले हुए हैं। हम लोग उसमें राइट टू इक्वालिटी एंजॉय करते हैं, राइट टू फ्रीडम एंजॉय करते हैं, राइट टू रिलीजन एंजॉय करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंजॉय करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स एंजॉय करते हैं। तो जितने भी आपके अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स विच आर फंडामेंटल इन नेचर, यहां पर 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोला गया कि इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान के किसी भी अंग को, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। ये इसलिए हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तक हम लोग नहीं पहुंचे ना, केशवानंद भारती केस तक हम लोग नहीं पहुंचे। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में भी मैं आपसे जल्दी बात करूं। इट मेड कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट to give his assent to a constitutional amendment bill।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आता है अंडर आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय पर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट, ही कैन नॉट रिजेक्ट और रिटर्न इट। प्रेसिडेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है और वो ऑब्लिगेशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 इंट्रोड्यूस करता है। नाउ एक चीज और देखना है, इन चीजों को आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से लिंक करो कि कौन सा एरा चल रहा है, क्या क्या होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक नोट आप लोगों को डालना है, यू नीड टू इंट्रोड्यूस नोट्स। It was introduced to amend Article 368 suitable for the purpose and made it clear that Article 368 provides for the amendment of the Constitution as well as procedure therefore। क्या बोला गया कि आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, स्पेशल टाइप ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 368। और यहां पर जो हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया, उसने प्रोसीजर्स के बारे में भी बात की कि संविधान को कैसे अमेंड किया जाए, उन प्रोसीजर्स के ऊपर भी बदलाव लाया जा सकता है। इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू अमेंड आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट एप्लीकेबल टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वेल नोन केस है द गोलकनाथ केस 1967, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोलकनाथ केस 1967 reversed by narrow majority its own earlier decision upholding the power of parliament to amend all part of the constitution including part 3 relating to the fundamental rights। अपने पुराने डिसीजन से कोर्ट थोड़ी सी भिन्न अपने अमेंडमेंट्स पे जाती हुई और उन्होंने बोला कि जो उनका पुराना डिसीजन था, ठीक है, उसको चेंज किया, अपहोल्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिजल्ट था गोलकनाथ केस का, इट वाज दैट पार्लियामेंट वाज कंसीडर्ड टू हैव नो पावर टू टेक अवे और कर्टेन एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय पार्ट 3 of the constitution if it becomes necessary to do so for giving effect to the directive principles of state policy for the attainment of the objectives set out under the preamble of the constitution। तो आप लोग एक बार ये टाइमलाइन देखो, 1971 में अमेंडमेंट जो आया वो क्यों आया, क्योंकि गोलकनाथ केस 1967 में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, उनको कर्टेन करने की, उनको लेने की कोई भी पावर यहां पर पार्लियामेंट के पास नहीं है। पार्लियामेंट वाज कंसीडर्ड टू हैव नो पावर, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो ले सके हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। और इसी पर्टिकुलर गोलकनाथ जजमेंट को नलीफाई करने के लिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कहानी है मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की, जो कि इन अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर में हमेशा से एक जो ड्रिफ्ट रहा है, वही अमेंडमेंट्स भी लेकर आया। ठीक है, चलिए 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 contained the fundamental rights to property, provided that any law made to give effect to the directive principle contained under Article 39B or C cannot be challenged on the ground of violation of the right guaranteed by Article 14, 19 and 31। Simply saying, right to property को यहां पे रिमूव कर दिया। Right to property was removed by 25th Amendment Act 1971 और बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल 39B के अंदर है, 39C के अंदर है, अगर उनको इंप्लीमेंट करते हुए और द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उनको इंप्लीमेंट करते हुए अगर वो वायलेट भी करते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 को, तो भी उनको वायलेटिव नहीं माना जाए। आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 38
1975 declared emergency by the president non-justiciable. What it did? Declaration of emergency by the president is non-justiciable. कोर्ट के अंदर नहीं जा. Made the promulgation of ordinances by the president, governor or administrators of UT non-justiciable. उनके खिलाफ या उनको प्रूफ करने के लिए you can't go in the court of law. 38th Amendment Act is important. इसका रिलेशन 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट में आएगा. ठीक है, क्या किया गया फिर से देखो. इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसेबल. इट मेड द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल नंबर 123. आर्टिकल 123 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं या गवर्नर 213 के अंदर इशू करते हैं, दे विल ऑल्सो बी नॉन जस्टिसेबल. प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया कि ही कैन डिक्लेयर डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स साइमल्टेनियसली. एक साथ ही कई तरीके की इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की जा सकती है अलग अलग ग्राउंड्स पे. 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975. हमारे देश के अंदर इमरजेंसी का दौर भी आया. ये पूरा जो 70s वाला दशक था, इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हमारे देश में. और इसके अंदर दो ऐसे अमेंडमेंट्स हुए जिनको अगर मिला दिया जाए तो हमारी इंडियन पॉलिटी का एक नया संविधान लिखा जा सकता है, जिनमें एक बेहतरीन अमेंडमेंट है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी. हम लोग अमेंडमेंट पर पहुंच गए. ठीक है, बहुत जरूरी अमेंडमेंट पर पहुंच गए. I hope you all are enjoying today's session. चलिए, संविधान के कुछ, देखो ये हमारा प्रियम्बल है. ये हमारा प्रियम्बल है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल. इट सेज, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice of social, economic and political in nature, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this particular constitution. So this is our current preamble. पर हमारे current preamble में ये तीन सुनहरे शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर. So this 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने हमको तीन नए शब्द हमारे प्रियम्बल के अंदर ऐड करके दिए. जल्दी से बताओ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? हाँ भाई, कितनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज एक नया पार्ट 4A, द पार्ट 4A इंट्रोड्यूसिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज. जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया गया और पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, तो यह भी बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर ऑलरेडी इन डिस्कशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि बात कर रही थी हमारे संविधान के बारे में. पर उस समय पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया. इट वॉज वन ऑफ द सेक्शन जिसको हम लोग ये मानते हैं इट वॉज फॉरगॉटन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स. दिस वॉज द रीजन कि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन कर दिया. वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एज ऑफ नाउ. यहां पर यह भी बोला गया कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली गई क्या? कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट.
कभी कभार सवाल यह भी आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और यहां पर आपको कुछ प्रोविजन लिख के दे देंगे और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोविजन, खासकर ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जिसी के अंदर हम लोगों ने हमारी कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को बनाया हुआ है, या जो अन्य ट्राइब्यूनल्स हैं बाकी अन्य मैटर्स के लिए, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया एक नए पार्ट 14A के अंदर। एक नया पार्ट 14A, इट फ्रोज द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस टिल 2001। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और लोकसभा के अंदर जो सीट्स थी उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई कि कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस नहीं होंगी सिंस 2001, ऑल्दो करेंटली हम लोगों ने 2026 तक इन प्रोविजंस को फ्रीज आउट किया गया है। और क्या हुआ? इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कोई भी प्रोविजनिंग नहीं होगी। जुडिशरी कोई एक्शन नहीं ले सकती है अगर जुडिशरी को यह लग रहा है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गलत है, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, या ये लोगों की लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर, उसके लिए भी कुछ नहीं। तो उसने जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को कर्टेन किया। रिट जुरिस्डिक्शन जो थी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, उनकी पावर्स को भी कर्टेन किया गया, चाहे वो मेंडमस क्यू हो, कुरोवेनेंटो हो, हमारी हेबियस कॉर्पस हो, प्रोहिबिशन हो, सर्चरी हो, उन सब को रिस्ट्रिक्ट किया गया। लोकसभा का जो टेन्योर था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर था, उसको 6 साल कर दिया। प्रोवाइडेड दैट द लॉज मेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट on the ground of violation of some fundamental rights। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ अगर एक्शन लिए, सरकार ने जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, इसमें बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं, हम कुछ लॉज लेकर आते हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर they will not be declared invalid, उनको invalid डिक्लेयर नहीं करेंगे। empowered the parliament to make laws to deal with the anti-national activities। ये शब्द एंटी नेशनल आजकल भी काफी ज्यादा न्यूज में ना, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एंड सच लॉज आर टू टेक प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जिसके अंदर आज हम लोग नालसा, सालसा और डालसा जैसी चीजें बनाए हुए हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनके लिए 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर फैसिलिटेट किया गया नेशनल इमरजेंसी को, कि नेशनल इमरजेंसी किसी भी पार्ट या टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। 1 टाइम ड्यूरेशन प्रेसिडेंट्स रूल का एक्सटेंड किया गया फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सेंटर को एम्पावर किया गया कि सेंटर आर्म्ड फोर्स को डिप्लॉय कर सकती है किसी भी स्टेट में, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर से डील करती है। 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के कंकरेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफर किए गए, जिनमें से था एक एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑल्दो इनको उसी समय पर एक हेल्थ वाला मुद्दा भी शिफ्ट कर देना चाहिए था,
क्योंकि व्हाट आई पर्सनली थिंक, और जो कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा भी है, कि अगर हेल्थ का मुद्दा कंकरेंट लिस्ट में आ जाए तो उससे सेंट्रल का कंट्रोल भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और स्टेट्स को अकेले हेल्थ जैसे मुद्दों पे नहीं लड़ना पड़ेगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और क्या किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने? इट डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चलाने के लिए कोरम की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कोरम करेंटली ना, क्या क्या कितनी कोरम है अगर हमें पार्लियामेंट में कोई भी हाउस को रन कराना है? व्हाट इज द कोरम? व्हाट इज द कोरम? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द कोरम? हाँ जी, 1/10 मतलब 10%। और 10% ऑफ द टोटल लोग होंगे तो फिर पार्लियामेंट का हाउस स्टार्ट हो सकता। इन्होंने कोरम ही हटा दिया। कोरम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम द राइट्स and privileges of its members and committee. It also provided for the creation of All India Judicial Service. Although ये All India Judicial Service के बारे में आज बात हो रही है, उस समय it provided for the creation of All India Judicial Services, but implement नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं कि let राज्यसभा bring the constitutional amendment under 312 और यहां पर फिर एक All India Judicial Services बनाई जाए। यहां पर इसने शॉर्टन भी किया जो भी प्रोसीजर था, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन दैट वाज टेकन अवे द राइट ऑफ सिविल सर्वेंट टू मेक रिप्रेजेंटेशन एट द सेकंड स्टेज आफ्टर द इंक्वायरी। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट मेड सो फार इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी जो मेजर रिकमेंडेशन थी, इट वॉज बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी। नाउ अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, डू यू थिंक दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज नेसेसरी, या हमारे देश के लिए वो सही है, या उस समय के लिए सही था? आज आप लोग किस तरीके से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को सोचते हैं? जल्दी से बताओ, यस या नो में, कि सर हाँ ये सही था या नहीं था। व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस थिंग? कि रुचि सिंह कि सर उस टाइम पे ये सही था, मतलब उस टाइम के मुकाबले, उस टाइम की ग्रेव सिचुएशन के हिसाब से। ओके देखो, हर चीज याद रखो कि इस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको कभी भी सही या गलत के फैसले में नहीं पड़ना है। चीजों का जो मूल्यांकन करना चाहिए वो समय और सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। एंड in 1970s there was a very grave situation for India, इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। समटाइम्स स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर बेटर गवर्नेंस। कोई भी सरकार हो, कोई सी भी सरकार, मजबूत कदम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं। मेजर रीजन कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने का सिर्फ ये होता है जिससे बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। बेटर डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज ब्रिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड और 42nd का करेंगे। केशवानंद भारती केस 1973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
केशवानंद भारती जी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनका नाम अमर है ना। केशवानंद भारती केस 1973, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है कि जो सेकेंड प्रोविजन है आर्टिकल 31C का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो इनवैलिड है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू is a part of what we known as basic structure doctrine. केशवानंद भारती केस 1973 ने बोला कि 31C के अंदर जो भी चीज यहां पर लिखी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू की पावर लेते हैं। अगर फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी फीचर होते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट टेक अ वेट। आर्टिकल 31C कहता था नो लॉ विच सीक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड कि वो इंटरवीन कर रहे हैं आर्टिकल 14, 19 और 31 में। मतलब कोई भी लॉ जो डिक्लेरेशन कर रहा है किसी भी तरीके की पॉलिसी का, अगर वो कोई भी फंडामेंटल राइट अवॉइड कर रहा है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। तो केशवानंद भारती ने इसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि यू कांट टेक द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर आप नहीं छीन सकते हो। यू कांट टेक अवे द पावर ऑफ द सो कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। 3 आर्टिकल हैं हमारे संविधान के, देयर आर थ्री आर्टिकल्स जिनको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। दे आर नोन एज गोल्डन ट्रायंगल। जल्दी से बताओ कौन कौन से 3 आर्टिकल्स हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? हाँ जी, बताइए जल्दी से, कौन कौन से आर्टिकल्स को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं? हम चेकिंग कि कौन कौन यहां पर सही जवाब दे रहा है। गुड इवनिंग राजेश, सुविज्ञा, साहिल, रुचि। पहले सेशन का लिंक मिल जाएगा, आप सर्च करोगे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर यूपीएससी, आपको लिंक मिल जाएगा। बताइए गोल्डन ट्रायंगल। फोर्टीन, 19, 21। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो गाइज दीज 3 आर्टिकल्स of Indian Constitution are known as the Golden Triangle. Article 14, Article 19 and Article 21. और इनमें से भी जो आर्टिकल नंबर 21 है सॉरी, इनमें से भी जो आर्टिकल नंबर 21 है, इट इज वन ऑफ द आर्टिकल जिसके साथ इंटरप्रिटेशन में आप किसी भी फंडामेंटल राइट को लिंक कर सकते हो। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट ITL, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार। आजकल हम लोग जो हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। एंड रिसेंटली देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन KS Puttaswamy case that talked about one more fundamental right, राइट टू डैश। बताओ किसके बारे में बात करी, किसके बारे में बात करी? यहां पर डैश में क्या आएगा? जल्दी से बताओ, बताइए। राइट टू डैश, KS Puttaswamy case 2017. It has a relation with Shreya Singhal case also. राइट टू प्रिवेसी, वेरी गुड। बहुत सारी जगहों पर हाईकोर्ट ने यह भी इंटरप्रेट किया कि राइट टू यूज इंटरनेट, है ना, सबके पास आज की डेट में इंटरनेट पहुंचना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। आपके लिए छोटा सा सवाल है, मुझे एक ऐसा फंडामेंटल राइट बताओ जो पहले तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर था, पहले इट वॉज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, बट अब नहीं है। अब उस राइट को हम लोगों ने
फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, बताइए कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी, वेरी गुड, प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ। मैंने सोचा आपका जल्दी से एक रिवीजन करा देते हैं। चलिए तो जैसे कि हमारा जो पिछला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक ओवर पावर लेकर आता है फॉर द एग्जीक्यूटिव्स, हम लोग 1978 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सरकार ने इनैक्ट किया मेनली टू नलिफाई सम ऑफ द डिस्टॉर्टेड प्रोविजंस व्हिच वर डिस्टॉर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट को नलिफाई करने के लिए उसके वो प्रोविजन जो कि खासकर हमारे देश के फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, जो कि बेफालतू में पावर को नगेट करते हैं। जो भी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने प्रोवाइड करी थी, उन पावर को नगेट करते हैं। उसको वापस लाने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि 44th अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने ओरिजिनल टर्म जो थे, बिकॉज जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी उसने ओरिजिनल टर्म्स को हिला दिया था, उनको चेंज कर दिया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने फिर से यहां पर जो 5 ईयर का ओरिजिनल टर्म था उसको रिस्टोर किया। इट ओमिटेड द रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस। क्या होता था, ये एक कॉलोनियल प्रोविजन था। तो दिस वाज अ कॉलोनियल प्रोविजन कि किस तरीके से जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगी वो उसी तरीके से काम करेंगी जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में काम करती हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के मेंबर्स को मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू कैन से। तो उसको यहां पर हटाया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। बोला गया कि अगर अखबारों में या मीडिया हाउसेस के अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती है जो कि ट्रू रिपोर्ट है, सच रिपोर्ट है, और वो सच रिपोर्ट खुद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस करेगी कैबिनेट, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देयर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन ईच एंड एवरी मैटर, पर कैबिनेट इज द मेन ग्रुप जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करता है। यहां पर एक पावर आई प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस मिल रही है तो प्रेसिडेंट उस चीज को रिटर्न कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। पर कितनी बार? सिर्फ एक ही बार। अगर एक बार प्रेसिडेंट ने मान लो लौटा दी और उसके बाद कैबिनेट ने सेम वही पर्टिकुलर चीज फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दी, तो प्रेसिडेंट को यहां पर अप्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है। इट ऑल्सो डिलीटेड द प्रोविजन which made the satisfaction of the president, governor and administrators final in issuing the ordinance। ऑर्डिनेंस को इशू करने की फाइनल पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास। इसने उस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। इसने बोला कि प्रेसिडेंट और गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल नहीं है, कोई भी मलाफाइड डिसीजन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ रैशनल, there should be a rational things। They also replaced the term internal disturbance by armed rebellion in respect of national emergency। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, नेशनल इमरजेंसी किन किन टर्म्स पे, किन किन प्रोविजंस पे डिक्लेयर की जा सकती है करेंटली? जल्दी बताओ। नेशनल इमरजेंसी किन किन प्रोविजंस पे डिक्लेयर की जा सकती है? अब ये तो आ गया, इंटरनल डिस्टरबेंस की जो टर्म थी उसको आर्म्ड रिबेलियन से नॉन रिप्लेस कर दिया। बाकी क्या है, कौन बताएगा मुझे?
जल्दी से बताओ, हु विल टेल मी? बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिफरेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, these are different. External aggression and armed rebellion. Okay, good. ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल वॉर नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर और आर्म्ड रिबेलियन। प्रेसिडेंट को बोला गया कि प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। जब तक कैबिनेट लिखित में रिटन रिकमेंडेशन नहीं देती है प्रेसिडेंट को, तब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी। और एक और चीज है, नेशनल इमरजेंसी एक पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी डिक्लेयर हो सकती है। उस चीज को लेकर तो हम लोगों ने पहले ही अमेंडमेंट कर लिया था। इट मेड सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इसने हटाया और बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ लीगल राइट। It provided that the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency. Very, very important. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 44th अमेंडमेंट एक्ट का कि फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। पर इनको लेकर जो कोर्ट जाया जाता है वो चीज तो सस्पेंड हो ही जाती है। इट ओमिटेड द प्रोविजन विच टुक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोर्ट के पास यहां पर पावर नहीं, बल्कि जो थी उसको ओमिट कर दिया। ओमिटेड द प्रोविजन विच टुक अवे, जो पुराना प्रोविजन था 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसने एक बड़ी बदलाव किया कि कोर्ट के पास जो पावर थी, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर थी, कोई भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर से रिलेटेड होते हैं तो उस वाले प्रोविजन को इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओमिट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, मतलब कोर्ट को उनकी पावर जो थी वो रीस्टेट कर दी, उनको वापस से उनकी पावर मिल गई। नाउ मूविंग ऑन, अगला अपना अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इंपॉर्टेंट है, इसने हमारे लिए जो कानून लॉन्च किया वो था आया राम गया राम, जिसको हम लोग दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। दल बदल कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 की मदद से इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो भाई, दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर किन किन चीजों पे लगता है? सबसे पहले तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास पावर होती है 10th शेड्यूल के अंदर सारे डिसीजन लेने की। मतलब अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो स्पीकर इज द अथॉरिटी जो कि एंटी डिफेक्शन के ऊपर, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कोई भी यहां पर फैसला ले सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई पार्टी मेंबर पार्टी लीडरशिप की बात नहीं मानता है या विप की बात नहीं मानता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 2, पार्टी ने जिस तरीके से वोट करने को कहा है वो वोट नहीं करता है या वोट करने से अब्सटेन करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 3, यहां पर अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जो कि इंडिपेंडेंटली चुना गया है, वो किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, नहीं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 4, कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर अंदर चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकता है, पर अगर 6 महीने के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो मैंने आपको पार्टी लीडरशिप के बारे में बात बताई उसके अंदर आप एक और पॉइंट जोड़ोगे कि अगर कोई भी मेंबर वॉलेंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर देता है जिस पार्टी की सीट पर वो चुन के आया गया है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ
यहां पर गाइस एक 91st अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2003 के अंदर, जो कि यहीं से ही डायरेक्टली लिंक करता है, मतलब दोनों लिंक है। जो 10th शेड्यूल का जो प्रोविजन था पर्टेनिंग टू द एग्जम्पशन कि आपको डिस्क्वालीफाई से एग्जम्प्ट किया जाएगा उस केस में अगर 1/3 मेंबर, 1/3 ऑफ मेंबर आपके लेजिस्लेटिव पार्टी के देव किसी और पार्टी में जाना चाहें, 1/3, या वो अपनी कोई सेपरेट पार्टी वोट ज्वाइन करना चाहें, तो फिर आप कर सकते हो, तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसको हटा के इसकी जगह 2/3 वाला प्रोविजन हम लोगों ने 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्लियर? स्पीकर दूसरी पार्टी में चला जाए, स्पीकर जब स्पीकर बनता है तो वो अपनी जो मेंबरशिप होता है वो उसको भी हैंड टू हैंड गिव अप कर देता है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 वोटिंग की उम्र को कम किया इसने, 21 साल थी उसको 18 साल किया। वोटिंग की उम्र को कम किया फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ साथ 99th अमेंडमेंट एक्ट 1991 इसने स्पेशल स्टेटस दिया था दिल्ली को। इट गेव स्पेशल स्टेटस टू द यूटी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और अमेंडमेंट आया और बोला गया कि 70 लोगों की देयर विल बी अ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये किसने आया? 99th अमेंडमेंट एक्ट 1991। यहां पर 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 73rd अमेंडमेंट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1992, इसने हमें पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसके लिए इन्होंने एक नया पार्ट 9 संविधान में ऐड किया, नाम है दी पंचायत। और नया शेड्यूल आया जिसको हम लोग 11th शेड्यूल के नाम से जानते हैं, कंटेनिंग 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ दी पंचायत। तो पंचायत को फॉर्मली ऑल्दो गांधीयन प्रिंसिपल का DPSP के अंदर पंचायत फॉर अ पार्ट, बट पंचायत को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था। ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज। 74th अमेंडमेंट एक्ट ने यहां पर अर्बन बॉडीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, जैसे पीछे पंचायत को प्रोवाइड करी थी। पार्ट 9A इंट्रोड्यूस किया गया एज द म्युनिसिपैलिटीज एंड अ न्यू 12th शेड्यूल containing the 18 functional items for municipalities। तो आप लोग याद रखना 73, 74 पंचायत, 73 म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत के साथ पार्ट 9 और इसके साथ पार्ट 9A। वेरी सिंपल, ठीक है। क्लियर? चलो गुड, मूविंग ऑन गाइस। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हैज गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 को यहां पर एक शेप प्रोवाइड करी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू अनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जो सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हम लोग आज देखते हैं, वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? चलो 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, इसने रिजर्वेशन प्रोवाइड करी प्रमोशन के अंदर। गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर प्रोवाइड की for SCs and STs, and this amendment nullified the Supreme Court ruling जो कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेकर थी। आज भी इसके ऊपर काफी सारे केसेस चलते रहते हैं। In order to nullify ruling with regard to reservation,
77th अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1995। इसने नए प्रोविजन ऐड ऑन किए, आर्टिकल नंबर 16 के अंदर नए प्रोविजन ऐड ऑन किए, जो कि एम्पावर करता था स्टेट को कि स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है प्रमोशन में ऑफ एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ एससीज एंड एसटीज दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। इसके बाद फिर से 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंदर आया, जो कि बात करता था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के बारे में। In the case of promotion by virtue of rule of reservation for the government servants belonging to SC/ST with retrospective effect of 1995। चलिए, important 80th Amendment Act 2000। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 80th अमेंडमेंट। 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 क्या बात करता है? ये बात करता है ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन के अंदर। 10th फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, जिस रिकमेंडेशन ने रिकमेंड किया कि आउट ऑफ टोटल इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस ड्यूटीज 29% शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। और आज ये 29% जो डिस्ट्रीब्यूशन है 15th फिनेंस कमीशन के हिसाब से कितना है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 15th फिनेंस कमीशन के हिसाब से ये कितना है, बताइए। $42 आप कह रहे हो, 42 तो 14th फिनेंस कमीशन ने किया था, फिर जम्मू कश्मीर के हटने की वजह से इन्होंने 41 कर दिया, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हट गया था, ठीक है। फिर 81st empower the state to consider the unified reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled up in succeeding year। तो क्या होता है, मान लो एसटीज की 10 सीटें थी, 10 सीटें नहीं भर पाई तो उनको अगले साल टोटल में नहीं देखा जाएगा, अब वो 10 सीटें एसटी की ही रहेंगी जो कि अगले साल फुलफिल की जाएंगी। वो 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 ने सामने रख दिया ना। बैकग्राउंड ये था कि 1990 के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी, इट वॉज वीपी सिंह गवर्नमेंट। वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने जो 27% का रिजर्वेशन था मंडल कमीशन के बाद यहां पर डिक्लेयर किया। मंडल केस इज वेरी फेमस। 1992 सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसीज, पर यहां पर कुछ कंडीशंस हैं कि रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो प्रमोशन में नहीं मिलेगा ओबीसीज को। रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट्स के लिए होना चाहिए। कोई भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो प्रमोशन के अंदर है इट कैन कंटिन्यू फॉर 5 years। द टोटल रिजर्व कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%। ठीक है, अब एक जल्दी से बताओ, ये वाला जो टोटल कोटा जो 50% के मार्क को एक्सीड नहीं करेगा, ये कौन से केस में किया गया था? कौन सा केस था? जल्दी से बताओ, कौन सा केस था? विच केस? हाँ जी, विच केस? चलो आपका मैसेज आएगा। इट वाज इंदिरा स्वानी केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 इंदिरा स्वानी केस। ठीक है, एक परमानेंट स्टेटरी बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी जो कि एग्जामिन करेगी ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। करेंटली हम लोगों ने एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी यहां पर बना दी। रामनंदन कमेटी यहां पर अपॉइंट की गई थी। इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, रामनंदन कमेटी। द 77th अमेंडमेंट एक्ट was enacted in 1995। 81st Amendment Act of 2000 was also enacted। 76th Amendment Act 1994 was placed in the Tamil Nadu and Reservation Act of 1994 in the 9th schedule। चलो, 84th Amendment Act ने क्या किया? Readjustment of seats। 84th Amendment Act 2001 ने 25 साल के लिए, मतलब 2026 के लिए, जो हम लोग 2026 तक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हम लोगों ने फिक्स की गई है कि कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होगी, वो 84th अमेंडमेंट एक्ट
2001 के अंदर की गई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गोल एक ही था, हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को अचीव करना। ठीक है, उनकी एडजस्टमेंट, उनकी रैशनलाइजेशन को 1991 के हिसाब से किया जाएगा, पर चेंजेस नहीं आएंगे। 86th अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया हमारे लिए, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may determine। इसने सब्जेक्ट मैटर जो था आर्टिकल 45 का, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया। इट नाउ रीड्स द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। क्या बात करता है, यहां पर एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया जो कि यहां पर स्टेट को भी एक ऑब्लिगेशन डालता है कि स्टेट कोशिश करेगी कि हर एक बच्चे को चाइल्डहुड केयर मिले, एजुकेशन मिले सारे बच्चों को, जब तक वो 6 साल की उम्र अचीव नहीं कर लेते। और यहां पर फ्री एंड फेयर एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स की ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट के अंदर। इसी के लिए हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन भी लॉन्च किया था 2009 के अंदर। ठीक है, चलो डेडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटी 51A, ये भी बोला कि एक हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है, हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन, अगर आप एक पेरेंट हो, एक गार्जियन हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। क्यों? क्योंकि भाई सरकार तो फ्री में आपको एजुकेशन दे रही है, पर इट इज यू जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आप अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाओ, उसको फाइनल एजुकेशन दिलाओ। ठीक है, चलो 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या किया? नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी को इसने अलग कर दिया। मतलब एनसीएसटी अलग है, एनसीएससी अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं। ऑल्दो दोनों ही बॉडी क्वाजी जुडिशियल बॉडी हैं, दोनों ही लगभग सेम तरीके से काम करती हैं। ठीक है, दोनों में ही अंडर दी वॉरेंट एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते हैं, और दोनों ही ये अपने अपने सेक्शंस के प्रोटेक्शन के लिए लगी गई हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, अगला अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को मिला के 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एक्सीड नहीं होनी चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ की ज्यादा से ज्यादा 15%, 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो सकते हैं। मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन shall also be disqualified to be appointed as a minister। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया है तो और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी जो पद है वो छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर भी 15% से ज्यादा नहीं होंगे, और 12 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, a member of either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। A member of either house of parliament or either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified, वो यहां पर अपनी पॉलिटिकल पोस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो पार्ट है उससे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर एवरीवन? जल्दी से बता दो, अभी तक क्लियर है आप सबको? गुड।
चलिए 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, हमारे 8 शेड्यूल जिसके अंदर हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, इनमें बोडो, डोगरी और संथली को यहाँ पे जोड़ा और जो नंबर था उसको बढ़ा के कर दिया 22। तो करेंटली हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है 22। ठीक है, करेंटली आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर 22। क्लियर? चलिए, it also empowered the state to make special provision for socially and educationally backward class, 93rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर स्पेशल प्रोविजन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने प्रोवाइड किया था। अमेंडमेंट जो था उसने एक प्रोविजन ऐड किया आर्टिकल 15 अंडर क्लॉज सी, जिसने यहां पर बात की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिजर्वेशन के बारे में। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की इसकी वैलिडिटी। बोला गया ओबीसी कोटा एक्ट और जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था वो बिल्कुल सही था, बट एक नया प्रोविजन क्रीमी लेयर का प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया। आजकल ये एक नई और चीज की डिमांड हो रही है कि एससी और एसटीज के अंदर भी क्रीमी लेयर का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जाए। क्लियर? चलिए, 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि यहां से रिलेट करता है 103 अमेंडमेंट एक्ट, 103वां अमेंडमेंट एक्ट। थर्ड अमेंडमेंट एक्ट क्या बात करता है? इसने एक नया प्रोविजन एक्ट किया आर्टिकल नंबर 15 के अंदर। इट एडेड न्यू प्रोविजन इन आर्टिकल नंबर 15, ये कहते हुए कि स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है जिससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी फायदा हो। इसीलिए 10% सीट्स, 10% ऑफ दी सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन के अंदर, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, एक्सेप्ट फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको यहां पर मिलेगी। और ये 10% 50% का पार्ट नहीं होगी। ये मतलब जो SC ST OBC के लिए जो भी 27% 14% वाला 7.5% वाला रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये उसका पार्ट नहीं होगा। इट विल बी सेपरेटेड। और ये किस हिसाब से होगी? इट विल बी बेसिस ऑन फैमिली इनकम। 8 लाख रुपए पर साल से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया 10% रिजर्वेशन का सारे के सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होता है। तो वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोवाइड किया। क्योंकि ये लिंक था इसलिए हम लोगों ने 103rd अमेंडमेंट एक्ट अभी के अभी ही कर लिया। ठीक है, क्लियर? क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी के सेक्शन में वो वाला सेक्शन जो कि ऑलरेडी सोशली और एजुकेशनली एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ चुका है। इट इज नॉट बैकवर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। आज अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आज का अगर आपने द हिंदू देखा होगा, तो उसके अंदर 97th अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र है। और यह भी बताया गया है कि इसके कुछ प्रोविजन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर ले रहे थे, क्योंकि इट इज द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे कंट्रोल करेंगे, उन सारे प्रोविजंस को नलीफाई किया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो इसने क्या किया? राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स को फंडामेंटल राइट बनाया। नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। नया पार्ट आया पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड। सारे प्रोविजन इस पार्ट 9B के अंदर आ गए। 99th अमेंडमेंट एक्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नलीफाई कर दिया है, कहते हुए कि ये हमारे सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल के प्रोविजंस के खिलाफ है। दैट दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ
power. However, 2015 Supreme Court has declared this as unconstitutional. ये कहते हुए कि separation of power principle is a part of the so-called basic structure doctrine. ठीक है. 100th Amendment Act 2015. 100th Amendment Act, सेंचुरी. तो 100th Amendment Act ने क्या किया? इसने, आप यहां पे देखोगे, ये वाला जो एरिया था इसके ऊपर मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा था. तो ऑलरेडी ये डिस्प्यूट में यूएन क्लॉज ने इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन दिया और बांग्लादेश को इंडिया की इतनी टेरिटरी दे दी. यूएन आर्बिट्रेशन कोर्ट ने, इंडिया ने कुछ एनक्लेव ट्रांसफर किए ना. व्हाट आर दीज एनक्लेव ट्रांसफर? ये क्या होते हैं? देखो, जैसे मान लो ये बॉर्डर है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है. अब यहाँ पे कुछ ऐसे गांव बसे होंगे इस साइड जहां पे बांग्लादेशी ज्यादा रहते होंगे और इंडियंस कम. और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी कुछ ऐसी जगह थी जहां पे इंडियन ज्यादा रहते थे, बांग्लादेश कम. तो इन बॉर्डर्स को रीडिफाइन किया गया कि ये वाला एनक्लेव आप ले लो, ये वाला एनक्लेव मुझे दे दो, जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़े से कम हो जाए. यही चीज की गई 100th अमेंडमेंट एक्ट ने के अंदर. ठीक है, हमने टेरिटरीज को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया, एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया इन परसुएंस ऑफ द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974 और प्रोटोकॉल जो कि 2011 के अंदर साइन किए गए थे. ठीक है, चलो. 101st अमेंडमेंट एक्ट ने आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया था. हमारे जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, यू विल नॉट से कि ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सब्ज्यूम किया, उनको आपस में मिला दिया और उसकी जगह अब आ गया जीएसटी. और इसने एक इंपॉर्टेंट चीज की, वो थी जीएसटी काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बनाई गई अंडर द आर्टिकल नंबर 279A. तो एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल का, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जीएसटी काउंसिल को हेड करने की जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्टर की. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास इनकी जिम्मेदारी होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. चलो, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया. जैसे एनसीएसटी और एनसीएससी वर्क कर रही थी, सिमिलरली बैकवर्ड क्लासेस की ये कमीशन वर्क करेगी. ठीक है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ने इसके बारे में बात करी. एंड 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर हम लोगों ने जो डेडलाइन थी रिजर्वेशन की, जो 10 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी 1990 के अंदर, 2010 के अंदर, उसको फिर से 10 साल तक के लिए एक्सटेंड किया. रिजर्वेशन प्रोविजंस को एक्सटेंड किया गया था. ठीक है, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो 2 लोकसभा सीट्स के लिए रिजर्वेशन मिलता था, उसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया.